जाति के आधार पर जगाना बंद कर दो। कहना है तो कहो, जाग जाओ बहुजन वंश के सूरवीरों। अगर तुम इस तरह के पांडालों में पड़ोसियों को, महिलाओं को, बच्चों को नहीं लाओगे तो वो तो उन्हीं पांडालों में जाएंगे जो शिवलिंग पर बेलपत्री चिपका के बच्चे को पास करवाएंगे। दो लोगों के बिना नहीं होना चाहिए मंच, पत्रकार और काले कोट। गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र, भारत, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट मत करो। कि बिना सामाजिक परिवर्तन के अगर राजनीतिक परिवर्तन हो भी गया तो ना स्थायी होगा ना बहुजनों के काम का होगा। ये सामाजिक काम जब करने निकले हो तो नाक छोटी कर लो और दिल इतना बड़ा कर लो। और मैं इस मंच से चैलेंज दे रहा हूं कि किसी देश के तांत्रिक में हिम्मत हो तो मेरे 4 साल के बेटे को नजर लगा के दिखा दो। तो इस दौर में कबीर एकता महासभा ने यह हिम्मत की कि मेरे जैसे व्यक्ति को आपने मुख्य अतिथि बनाया। इसके लिए आप बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने जोखिम उठाया। इस मंच पर मुझसे पहले नरेश उत्तम पटेल जी जो बोल रहे थे, उन्होंने इस मंच पर एक काम किया जो लोग मुझे पहले से नहीं जानते थे, वो भी बड़े गौर से मुझे सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मंच ने, भाई सिद्धार्थ जी ने, उनके सहयोगियों ने और खास तौर से यहां के सांसद जी ने एक काम किया। उन्होंने तमंचे को तोप की तरह प्रेजेंट किया। उन्होंने इस तरीके से परिचय कराया जैसे कोई भारी भरकम कोई बड़ा आदमी आ रहा है और उसको सुनना जरूरी है, अगर नहीं सुनोगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। अगर आपको यह काम ठीक लग रहा है जो उन्होंने किया, तो हम सबको अपने अपने समाज के युवाओं के साथ यह करना पड़ेगा। यह वक्त की जरूरत है। हम सबको अपने आप को बैक में रख करके युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। दरअसल जिन लोगों को हम नकारा कहकर के ये छोड़ देते हैं कि ये करता क्या है, नेताओं के साथ फोटो खिंचाता है, ये समाज सेवी है, ये केवल लखनऊ जाता है, अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाता है, दरअसल वही युवा समाज के लिए फुल टाइमर साबित हो सकता है। क्योंकि अगर 12th में कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसके टॉप करने के ज्यादा चांस है, आप घर में उसके मिलने जाएंगे तो उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा, कहेंगे बच्चा पढ़ रहा है। अगर वो 12th में टॉप कर गया तो फिर आप उसके घर में जाएंगे तो बच्चा फिर आपसे नहीं मिलवाया जाएगा, कहेंगे आईआईटी और सीपीएमटी की तैयारी कर रहा है, नीट की। इसके बाद जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपसे नहीं मिलवाया जाएगा, कहेंगे 1 करोड़ के उसके दहेज वाले आ जाए, वो शादी की तैयारी कर रहा है। उसके बाद जब शादी हो जाएगी, अधिकारी बन जाएगा, तो फिर आपसे नहीं मिलेगा, कहेंगे पहले तो आप मिलने नहीं आए थे। तो आपके काम कौन सा बच्चा आएगा? आपके काम समाज का वो युवा आएगा जिसको आपने नकारा कह के छोड़ रखा है। दरअसल वो फुल टाइमर है, समाज के लिए फुल टाइम दे सकता है, बशर्ते आपको उसको सही दिशा दिखानी होगी और कुछ सहयोग करना होगा। क्योंकि मेरे जैसे लोगों के पास तो अब तमाम लोगों का सहयोग है, इसलिए जल्दी हिम्मत नहीं पड़ती है सत्ताओं की मुझे टच करने की। लेकिन इस फतेहपुर के अंदर तमाम ऐसे लोग जो अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, सरकार के शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप उनको यह कह करके इग्नोर कर देते हैं कि यार 100-150 रुपए मांगता घूमता है। अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल आपके द्वारा डल पाए, तब तो कुछ बदलाव कर पाएंगे। क्योंकि सामने जो ताकतें बैठी हैं, जिनके खिलाफ आप सुबह से शाम तक मिशन चलाते हैं, गालियां देते हैं, उन लोगों को पता है कि कौन हमारे हित में काम कर रहा है और उसके उठाने के लिए वो लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं और उसका ध्यान भी रखते हैं। इसलिए इस झलकारी वीरांगना झलकारी बाई जयंती पर अगर हम एकत्रित हुए हैं तो कम से कम इस मंच से एक बात सीख करके जाएं कि कोई कार्यक्रम फतेहपुर के अंदर हो, किसी भी ब्लॉक में हो, किसी तहसील में हो, तो वो कार्यक्रम 2 लोगों के बिना नहीं होना चाहिए मंच, पत्रकार और काले कोट, मतलब वकील। पत्रकार और वकील का कॉम्बिनेशन आप जिस ब्लॉक में, जिस तहसील में मिला लेंगे, आपके थाने के छोटे मोटे काम वैसे ही निपट जाएंगे। लेकिन उसके लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा और अपने युवाओं को जो गांव मोहल्लों में काम कर रहे हैं उनको बकअप करना पड़ेगा, प्रोत्साहन देना पड़ेगा। जब कोई वकील बड़ा बन गया तो उसको तुम क्या उठाओगे, वो तो वैसे ही
तुम्हारे मदद में वो खुद ही आएगा। उठाने की जरूरत तब है उस एडवोकेट को जब वो संघर्ष कर रहा है। दरअसल हम पिछड़े और दलित समाज के लोग मेड इन में ज्यादा भरोसा करते हैं कि अब तुम बन गए, लो ठप्पा लो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी समाज का काम करने की। लेकिन हम लोग ये सोचते नहीं है कि नेता डेवलप कैसे होता है, पत्रकार बनता कैसे है, अच्छा वकील बनता कैसे है, सामाजिक कार्यकर्ता तैयार कैसे होता है। तैयार होने के संघर्ष में जब साथ नहीं दोगे तो बढ़ने के बाद वो भी तुम्हारी तरफ मुड़ करके नहीं देखेगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, मैं अगर कहूं, आपके सांसद जी यहां बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप लोग चाहते हो कि आपके सांसद और आपके चेयरमैन किसी दूसरी पार्टी के हाथों बिक जाएं? चाहते हो? कोई चाहता है? तो अगर नेता ना बिकने वाला चाहते हो तो जनता भी ना बिकने वाली होनी चाहिए। तुम अपने स्तर से बिक रहे हो, वो अपने स्तर से बिक रहे हैं, तो अपनी शुचिता का ध्यान रखो। इलेक्शन के समय बाबा साहब ने जो ताकत दी है, वोट की पावर, उसका इस्तेमाल करना सीखो। कोई कुछ खैरात देने आए तो मना नहीं करूंगा, ले लो, रख लो चुपचाप, लेकिन इसका इस्तेमाल वहीं करो जहां से तुम्हारे बच्चों का हक अधिकार, उनकी स्कूल की फीस, तुम्हारे घर के सिलेंडर और तमाम चीजें तय होती हैं। केवल मैं किस पार्टी को आप वोट देंगे नहीं देंगे मैं नहीं जानता, मैं किसी पार्टी का नहीं, लेकिन इतना अनुरोध जरूर करूंगा वीरांगना झलकारी बाई जयंती पर आप लोगों से कि अपने हक और अधिकारों का ध्यान रखो और कम से कम गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र, भारत, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट मत करो। जब मुद्दे आपके होंगे, जब पिच आपकी तैयार की हुई होगी, तब तो आप गर्व से कह पाओगे और सवाल कर पाओगे कि आपने तो कहा था कि हम आएंगे तो ये करेंगे। जब तुमसे वादा ही किया गया था कि हम आएंगे और मंदिर बनाएंगे, तो जिस वादे के साथ आए थे वो कर रहे हैं। उन्होंने कहां कहा था कि हम आएंगे और विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय बनाएंगे? उन्होंने कहा था क्या आपसे कि हम आएंगे और देश का सबसे बड़ा एम्स और कोई बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज खोलेंगे? नहीं कहा था। तो जो कहा है वो कर रहे हैं। तो उनसे पहले अपने मुद्दों पर बात करवाओ। ब्यूरोक्रेट्स पर, नेताओं पर सवाल उठाना बहुत आसान है और उठाना भी चाहिए। जिनको आपने चुना है उन पर सवाल उठाना भी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी भी सामने वाले की तरफ उंगली करने से पहले उंगली अपनी तरफ करो, अपनी तरफ, और अपने से पूछो कि जिस समय आरक्षण खत्म हो रहा था, रेल घेल भेल से सब कुछ बिक रहा था, सब कुछ प्राइवेट हाथों में जा रहा था, कॉर्पोरेटीकरण, बाजारीकरण, निजीकरण बढ़ रहा था, उस समय हम क्या कर रहे थे? हमने क्या अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाई? अगर लोग मुझसे सवाल करते, नीरज भाई आप देश भर में जाते हो तो क्या हो रहा है आपके भाषणों से? मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे भाषण से, लेकिन मुझे इस बात का गर्व रहेगा कि जब मेरा बेटा कबीर शिवाजी मुझसे पूछेगा बड़े होकर के कि पापा आपको सब कुछ पता था कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने खत्म हो रहा था, तो मैं गर्व से कहूंगा नहीं बेटा, मैं उस चिड़िया की तरह प्रयास कर रहा था जो जंगल में लगी आग को अपनी चोंच से बुझाने की कोशिश कर रही थी। वैसे ही कम से कम मैं अपने आप को गुनहगार तो नहीं मानूंगा कि इस दौर में मुर्दों की तरह मैं चुप बैठा था। मैं जितना बोल सकता था, जितना लड़ सकता था, जितना आवाज उठा सकता था, उतनी आवाज उठाई। लौट करके वीरांगना झलकारी बाई पर आते हैं। असल में वीरांगना झलकारी बाई एक मात्र ऐसा चरित्र नहीं है हमारे समाज की जिनके साथ इतिहास में अन्याय किया गया, जिनके हाथ में कलम नहीं थी लिखने की, उनके कैरेक्टर्स को ऐसे ही जमोदोज कर दिया गया। एक उदाहरण बताता हूं आपको। कबीर एकता महासभा नाम लिखा है आपने। मैं कबीर एकता महासभा के लोगों से पूछूं कि आप बताइए कि संत कबीर का जन्म कब हुआ था? कोई बता सकता है? लेकिन यह जरूर बता देंगे कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। मतलब सोच के देखो आप, जो अभी तक यह नहीं खोज पाए कि जन्म कब हुआ था, उन्होंने यह खोज लिया कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। क्यों? तुम्हारा महापुरुष, तुम्हारा संत इतना महान कैसे? क्योंकि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, इसलिए महान। जो लोग आज तक पता नहीं कर पाए, किसी भी विदेशी जो समय आए थे
उन्होंने जो इतिहास लिखा, किसी ने चाणक्य का जिक्र नहीं किया है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य की कल्पना जोड़ करके कहा तुम्हारे चंद्रगुप्त महान कैसे? हमारे चाणक्य की वजह से। वैसे ही शिवाजी के जीवन में दादाजी कोंडदेव का कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं दादाजी कोंडदेव का, लेकिन शिवाजी के जीवन में काल्पनिक दादाजी कोंडदेव को जोड़ करके कहा तुम्हारे शिवाजी इतने महान कैसे? हमारे दादाजी कोंडदेव की वजह से। ऐसे ही इतिहास में दफन करने की कोशिश की गई थी हमारी वीरांगना, हमारी पुरखा, हमारी पुरोधा वीरांगना झलकारी बाई को। लेकिन अब यह समाज इतना जागरूक जरूर हो गया है कि उसने इस साजिश को समझ लिया और जयंतियां मनाना शुरू हुई, तो तमाम नए नए इतिहास लेखकों को लिखना पड़ा कि झलकारी बाई एक वीरांगना थी जो रानी लक्ष्मीबाई की जगह उस दिन रण में कूदी थी। यानी कि रण में जो कूदने गई थी वो कौन थी? झलकारी। और जो रण से निकल करके कानपुर बिठूर की तरफ चली गई थी वो थी लक्ष्मीबाई। यानी कि जिस वीरांगना की आप प्रतिमूर्ति बनाए हुए हैं अपने मन मस्तिष्क में, वो आपके घर परिवार की वीरांगना है झलकारी बाई। क्योंकि चेहरा और शक्ल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही लगती थी, तो उसका उपयोग उन्होंने उस दिन बखूबी किया। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक निवेदन करता हूं कि अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि हमें अपने छुपे हुए हीरोज को, छुपी हुई वीरांगनाओं को झाड़ फोच करके इतिहास के पन्नों से बाहर निकालना है, तो एक और अनुरोध कर लेता हूं आप लोगों से कि बड़ी गहरी है ये गुलामी की जड़ें, जिनमें ये दिमाग जकड़े हैं, जिनके गले पकड़ना था, अफसोस हमने उन्हीं के पांव पकड़े हैं। तो अगर वीरांगनाओं को बाहर निकाल लिया है तो उस इतिहास से एक बात समझ लो कि गले पकड़ने वालों के अब पांव पकड़ना बंद कर दो। क्योंकि देखिए, मैं किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन किसी भी जाति को किसी विशेष काम की वजह से सम्मान मिले, मैं इसका भी हिमायती नहीं हूं। अगर कहा जाता है कि कर्म के आधार पर चीजें तय होती हैं, तो जन्म के आधार पर किसी का सम्मान तय हो, यह मैं कतई नहीं बर्दाश्त करता, ना पसंद करता हूं, और ना ही किसी को जन्म से श्रेष्ठ मानता हूं। इस जीवन में अर्जित किया हुआ जो हमारा कर्म है, उसके आधार पर तय होता है कि कौन ज्यादा योग्य है, कौन ज्यादा आगे निकलेगा, कौन पीछे रहेगा। इसलिए अगर जिन लोगों के पांव गले पकड़ना था उनके पांव नहीं पकड़ना चाहते हो, तो एक बात और ध्यान रखना कि आज जितनी हमारी ये महिलाएं, माताएं, बहनें इस पंडाल में बैठी हैं, खुशी की बात है कि कम से कम आयोजकों ने यहां तमाम महिलाओं को बुलाया है। जितने लोग आयोजक हैं उतने लोगों ने अपने परिवार के बुलाया है कि नहीं? जी 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 है। क्योंकि मैं सब मंचों पे ये जरूर पूछता हूं कि अगर आयोजक ही अपने घर से महिलाओं को निकाल करके नहीं लाएंगे तो कार्यक्रम के बाद होता क्या है? नीरज भाई, हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, पत्नी नहीं मान रही, बच्चे नहीं मानते हैं, माताजी नहीं मानती, बाकी हम तो क्रांतिकारी हो गए। हमको समझ में आ गया कि नहीं गोबर है, लेकिन घर में जाओ तो कह देते नहीं गणेश है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन कि अगर चाहते हो कि बच्चे विज्ञानवादी बने, झलकारी बाई को पहचाने, तो उनको इस तरह के पंडालों में लेकर के आना पड़ेगा। क्योंकि रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। एक बार लाओगे, दो बार लाओगे, तीन बार लाओगे, चार बार लाओगे तो सिल पर निशान पड़ जाएगा। उनको भी समझ में आ जाएगा कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे चाचा, मेरे ताऊ कौन सा भाषण ठोक के आए हैं मंचों पे, कौन सी क्रांति की बात करके आए हैं। तो जब टॉप अप रिचार्ज वाले दिन, साल में एक त्योहार आता है टॉप अप रिचार्ज का, उसमें सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि उसमें 2 साल का, 5 साल का या लाइफ टाइम का रिचार्ज नहीं है, हर साल रिचार्ज करना पड़ता है। उससे पति 1 साल चलता है, फिर 1 साल रिचार्ज करो पति, फिर 1 साल चलेगा। एक टॉप अप रिचार्ज आता है ना करवा चौथ का। लेकिन मैं सामने एक उदाहरण खड़ा हूं, 2018 में मेरी शादी हुई थी, तब से आज तक बिना टॉप अप रिचार्ज के धड़ाधड़ चले जा रहा हूं, कोई रुकावट नहीं है, ना कोई ताकत रोक पाती है, ना कोई असीम शक्ति रोक पाती है। इसका मतलब
जो असीम शक्ति है वो चाहती है। देखो, मुझे इसी धर्म के लोगों ने, तमाम धर्मों के लोगों ने कहा, अलग अलग धर्मों के लोगों ने, कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रभु जो भी है, उनकी मर्जी के बिना क्या पत्ता नहीं हिलता ना। इसका मतलब उसकी मर्जी है कि मैं ये बोलूं, मैं जाऊं खागा में और खागा के लोगों को बताऊं कि तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच का एक बिचौलिया है, वो माल पीट रहा है। मैं नहीं कहने आया, कल रात में प्रभु मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा बेटा खागा जा रहे हो? मैंने कहा हां। तो बोले जाओ और वहां के लोगों को यह जरूर बता देना, क्योंकि उसकी मर्जी नहीं होती तो मैं बोल नहीं पाता। इसका मतलब उसकी मर्जी से ये कहने आया हूं, उसका संदेश सुनाने आया हूं कि बीच के बिचौलिए को हटाओ। भाई ये बहुत ऊपर की श्रेणी है कि मिट्टी के माधव घर से हटा पाओ, कि कोई अनिष्ट ना हो जाए, कोई प्रलय ना आ जाए, बिजली ना कड़क पड़े, ऐसा ना हो यहां से लखनऊ जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जाए। तो जो डर घुसा हुआ है उस डर को बनाए रखो। मैं किसी का डर निकालने नहीं आया, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे उस प्रतिमा के बीच में एक मीडिएटर है जो तुम्हें छोटा बताता है, जो कहता है इनके यहां कच्चा खाएंगे, इनके यहां पक्का खाएंगे, इनके यहां ये खाएंगे, इनके यहां ये नहीं खाएंगे, इनका छुआ खाएंगे, इनका देखेंगे नहीं। उस मीडिएटर को हटा दो। उस मीडिएटर की जगह लाना है तो किसी भी योग्य व्यक्ति को लाओ जो तुम्हें अपनी डिग्री बता पाए कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तब मैं शास्त्री बना हूं। लेकिन जन्म के आधार पर इस सिस्टम को मानना अगर बंद नहीं करोगे तो हम भाषण दे जाएं, सांसद जी भाषण दे जाएं, कोई बोल करके चला जाए, जब तक अपने घर की परिस्थितियां खुद नहीं बदलोगे तब तक कोई दूसरा बदलने नहीं आएगा। अभी वो पत्रकार साहब बंधु जी कहां गए? बंधु जी ने जो शुरुआत की तिलक से, तो तमाम लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैं अच्छा ये बता देता हूं कि ये मेरा जो मैं वक्तव्य दे रहा हूं ये किन लोगों के लिए, पहले मैं क्लियर कर दूं। जो नहीं निकलना चाह रहे, जिनको लगता है कि हम कंफर्ट जोन में हैं, पड़े रहो। आपको गुलामी में मजा आता है, हमें आजादी में मजा आता है। आप अपने काम से खुश, हम अपने काम से खुश। तथागत के साथ एक कहानी जोड़ी जाती है कि तथागत एक बार नहा रहे थे, तो एक बिच्छू बार बार उनको डंक मार करके जा रहा था, लेकिन फिर भी वो उठा करके उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। बाद में उनके शिष्यों ने पूछा कि वो बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था, फिर क्या वजह है कि आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे? तो बोले वो अपना कार्य कर रहा था, जो कर्तव्य उसका है, जिसके लिए उसका जीवन मिला है डंक मारने का, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा था। मैं मनुष्य हूं, मुझे इंसानियत का ठेका मिला है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा था। वैसे ही अगर सामंतियों को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हम सब ने ठानी है यहीं पर आसिया बनाने की। तुम अपने काम में मशगूल, हम अपने काम में मशगूल। तुम्हें गुलाम बनाने में मजा आता है, मैं आजादी में मजा आता है। तुम अपना काम ठीक से करो, हम अपना काम ठीक से करें। ठीक बात है ना? तो अब आगे का भाषण उन लोगों के लिए है जो बकरी के बच्चों की तरह उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे, जो गड्ढे में पड़े हुए मस्त मजा ले रहे हैं, उनके लिए मेरा आगे का भाषण नहीं है। झलकारी बाई के कार्यों से कुछ सीखो ना सीखो, एक बात जरूर सीख लो कि बेटियों के लिए स्पेशल है कि झलकारी बाई को जब मौका मिला, वो गई तो थी महल में एक सेविका के तौर पर, लेकिन झलकारी बाई ने वहीं रहते हुए अपनी प्रतिभा से, हुनर से घुड़सवारी भी सीखी, तीरंदाजी भी सीखी, तलवार भांजना भी सीखा। और यही वजह है कि झलकारी बाई को हम एक सेविका के तौर पर नहीं, एक योद्धा के तौर पर, एक वीरांगना के तौर पर आज याद करते हैं, जैसे वीरांगना फूलन देवी को हम याद करते हैं। इसका मतलब जीवन तुम्हारा कितना लंबा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, समाज के कितने काम में आया यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले झांसी में जयंती थी बिरसा मुंडा की। आप लोगों में से तमाम लोगों को नहीं पता होगा कि जिनको आदिवासियों का भगवान कहा जाता है बिरसा मुंडा को, बिरसा मुंडा का कुल जीवन काल, काम करने का नहीं समय, उनका कुल जीवन काल 25 साल का था। 1875 में जन्म हुआ, 1900 बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। मतलब महज 25 साल की आयु में बिरसा मुंडा
भगवान कहलाने योग्य हो गए, क्योंकि उनको अपने अधिकारों का पता था और जल जंगल जमीन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर उतर गए और उन अंग्रेजों को उन्होंने धूल चटाई जिनके लिए कहा जाता था कि इनके सूरज अस्त नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से इस मंच पर ये जो भी चीजें सीखनी है मन से सीखिए, क्योंकि लोग भाषण से ज्यादा आचरण से सीखते हैं कि तुमने क्या किया। जैसे इस मंच पर फूलमाला में बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं किया, बैज लगाने में बहुत समय खर्च नहीं किया गया, महिमा मंडन में कि भैया मुख्य अतिथि आ गए हैं 150 लोग माला पहना रहे हैं, इसमें समय खर्च नहीं किया। अगर कार्यक्रमों में यह बात अच्छी लग रही है, बैनर में देखिए, ये मेरी शर्त रहती है, जहां एक जाति के लोग मंच पे होते हैं मैं कार्यक्रम में नहीं जाता हूं। जाति महासभा का नाम बैनर पे होता है तो मैं कार्यक्रम में नहीं जाता हूं। तो मेरी जब मुलाकात हुई हमारे भाई सिद्धार्थ जी से, तो मैंने पहले यही दोनों शर्तें रखी। बोले नहीं, मंच पूरा उसी विचारधारा के अनुरूप है, और अगर आपको ये मंच अच्छा लग रहा है, जो गुलदस्ता सजाया गया है बहुजन गुलदस्ता, तो एक बार इस मंच के लिए ताली बजा दीजिए। और जिन लोगों ने ताली बजाई है उन लोगों से मैं प्रण लेना चाहूंगा कि अगर आप कार्यक्रम करोगे आगे से तो इसी तरह का बहुजन गुलदस्ता सजाओगे। क्योंकि एक बात और बता देता हूं, अगर सरदार पटेल जयंती पर पटेल समाज झूम के नाच रहा है तो न मनुवादियों को दिक्कत है ना सामंतवादियों को दिक्कत है। आज एक जाति के लोग एक कार्यक्रम में 10,000 20,000 इकट्ठे हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही ये बहुजन गुलदस्ता बन जाएगा, जिस दिन पटेल समाज के लोग झलकारी बाई जयंती में और कोरी समाज के लोग बाबा साहब की जयंती में और बाबा साहब को मानने वाले लोग संत गाडगे की जयंती पर झूमकर नाचने लगेंगे, झक मार करके परिवर्तन आ जाएगा। और हम लोग उसी परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। राजनीतिक परिवर्तन वोट की ताकत से आएगा जिसको आपको पहचाना है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लंबी होती है, संघर्ष करना पड़ता है, गालियां खानी पड़ती हैं। जिनके लिए काम कर रहे हो उन्हीं की गालियां सुननी पड़ती हैं, फलाना फलाने का एजेंट। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि मैं किसका एजेंट। अखिलेश जी पे सवाल उठा दो तो कांग्रेस बीजेपी का एजेंट, बीजेपी पे सवाल उठा दो तो इनका एजेंट, बहन जी पे सवाल उठा दो तो फलाने का एजेंट। मैं आज तक यही क्लियर नहीं कर पाया कि एजेंट किसका हूं मैं। इसलिए मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैं जनता का एजेंट हूं। इन लोगों की दम पर, इन लोगों के ही हौसले के दम पर मेरे जैसा व्यक्ति खड़ा हुआ है, वरना मेरे पास ना कोई पद है, ना कुछ बांटने को है, ना कुछ देने को है, ना नाली खड़ंजा, ना ट्रांसफर पोस्टिंग, ना कोई टिकट फिकट दिलवा सकता हूं, कुछ नहीं मेरे हाथ में। केवल एक चीज है मेरे पास, विचार। और ये इस मंच पर आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि उत्तम चाचा मुझे छोटे से जानते हैं और जिस जिले से आता हूं वो जानते हैं उस जिले का निरंजन किस तरह का है। इसके बावजूद जब मैंने काम करना शुरू किया तो बस एक बात लीक पर रख लीजिए कि आप जैसे हो, अगर आप अपने को वैसे ही प्रेजेंट करते हो और अपनी लीक से हटते नहीं हो, तो कुछ समय बाद जो विरोध कर रहे हैं वही हाथ आपको सलाम करने के लिए उठ जाते हैं, बशर्ते आप अपनी विचारधारा ना बदलें, अपना मार्ग ना छोड़ें और बिकने वाले रास्ते पे ना जाएं। इसलिए मैं मंचों से एक बात और कहता हूं कि ये बात मेरे जैसे लोगों पे लागू होती है कि इन मंचों से नीरज पटेल जिंदाबाद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? दरअसल जब सामाजिक संगठनों के अगुआ को बहुत जल्दी आप इतना सम्मान दे देते हैं कि फूल मालाओं से लाद दो, बुके दे दो, जिंदाबाद करने लगो, तो जिस दिन उसको यह समझ में आ जाता है कि इतने लोग मेरे गुलाम हैं, वो बिकने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए सामाजिक संगठन का व्यक्ति बिके ना तो उसकी जिंदाबाद मत करो। हमारी दुकानदारी महापुरुषों के दम पर चल रही है तो उनके सामने हमारी जिंदाबाद कतई नहीं होनी चाहिए। वही जिंदाबाद है, इसलिए हम जिंदाबाद हैं। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला नया निकाला है टीम बदलाव के जो हमारे साथी हैं कि हम लोग अब महापुरुषों की अमर रहे नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों को क्या स्वर्गीय लिखते हैं, क्या स्मृति शेष लिखते हैं, मतलब स्मृतियों में जीवित हैं। हमने उन्हें स्वर्ग नहीं भेजा ना नरक भेजा, तो नहीं भेजा, वो स्मृतियों में जीवित हैं, तो इसलिए उनके विचार जीवित हैं, इसलिए वो जिंदाबाद है। इसलिए जिन लोगों को ये बात ठीक लगे, आज के बाद किसी भी महापुरुष जिसने आपके जीवन परिवर्तित करने के लिए काम किया है उसको अमर रहे नहीं, बल्कि शुरुआत अभी से करते हैं। वीरांगना झलकारी भाई,
वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना फूलन देवी, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब, यानी कि आज के बाद हमें जिंदाबाद ही करना है। और एक बात इस मंच के लोगों से भी अनुरोध करूंगा और नीचे भी के लोगों से भी, राजनीतिक परिवर्तन में एक बड़ी समस्या आ रही है कि नीरज भाई बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, फलाना समाज नहीं मान रहा, फलाने लोग नहीं मान रहे। जिस तरीके का फॉर्मूला आपके परिवार पर, आपकी पत्नी पर, आपके बच्चे पर लागू होता है कि उनको कार्यक्रमों में लाना है, उनको सामाजिक बनाना है, वही फॉर्मूला आपके पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी पर भी लागू होता है। दरअसल हम लोगों की नाक इतनी लंबी है और दिल इतना छोटा है, लेकिन सामाजिक काम जब करने निकले हो तो नाक छोटी कर लो और दिल इतना बड़ा कर लो। यानी कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति को आज भी वो लोग ट्राई करते हैं, क्या ऐसा ना हो कि उस तरफ से नाराज हो जाए तो शायद इस तरफ आकर के हार्दिक पटेल बन जाए। मेरे जैसे व्यक्ति को जबकि मेरे बारे में सब कुछ क्लियर कट है, फिर भी वो लोग मुझे ट्राई करते हैं, विरोधी लोग। लेकिन हम लोग जरा सा, हमारे पड़ोसी कोई दूसरे कार्यक्रम में चला गया, हाथ से निकल गया, वो तो हाथ से निकल गया, वो तो उस ग्रुप में शामिल हो गया। अगर तुम उसको अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए ट्राई नहीं मारोगे, अपनी गाड़ी में हाथ जोड़ करके निवेदन करके नहीं बैठा लोगे कि भैया चलो सामाजिक कार्यक्रम में चलना है, तो तुम्हारी संख्या बढ़ेगी कैसे? दरअसल लखनऊ, दिल्ली, पटना, जहां भी मैं कार्यक्रमों में बोलता हूं, मैं एक बात देखता हूं, इस तरफ वाले भी जागरूक, इस तरफ वाले भी जागरूक। अब जागरूक व्यक्ति जागरूक पर ज्ञान ठोके पड़े, उनको भी सब कुछ पता, हमको भी सब कुछ पता। तो तुमको इस भीड़ में नए लोग ऐड करने पड़ेंगे, तब तो ये मूवमेंट बढ़ेगा। नए नए लोग शामिल करना पड़ेगा। वो प्रजापति जी जिनको तुम मान चुके हो कि हाथ से निकल गए, वो सविता जी, वो विश्वकर्मा जी, वो तुम्हारे अन्य समाजों के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, खटीक समाज के लोग, कुर्मी समाज, जिस भी समाज के लोग तुम्हारे आस पड़ोस में रहते हैं, जिनको तुम मान चुके हो कि वो उस पाले में चला गया है, उनके हाथ जोड़ करके निवेदन करना है कि चलो जयंती में एक बार कार्यक्रम सुन लो। अगर 100 में से 30 लोग ही बदल गए, 20 लोग ही बदल गए, तो मूवमेंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जब उनके पाले से अपने पाले में व्यक्ति को लाओगे, यही इलेक्शन का भी फॉर्मूला है, चुनाव जीतने का भी यही फॉर्मूला है। जब विरोधी की ताकत को अपने साथ जोड़ोगे तब चुनाव जीतोगे। यही फॉर्मूला सामाजिक परिवर्तन का भी है। उस तरफ के लोगों को अपने पाले में लाना है। इसलिए यहां जो लोग बैठे हैं, मुझे गौर से सुन रहे हैं, आज के बाद जब कार्यक्रम के बाद अपने अपने घरों में जाना, तो घर में घुसते ही ड्राइंग रूम की तस्वीर देख लेना। अगर सिर्फ एक महापुरुष की लगी है जिससे तुम्हारी जाति पता चलती है, तो उस तस्वीर को मिनिमम 5 और मैक्सिमम जितनी तुम्हारी क्षमता हो उतनी कर लेना, ताकि तुम्हारे ड्राइंग रूम की तस्वीर देखने के बाद सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि मानता किसको है। तब मान पाएगा कि तुम बहुजन हो। क्योंकि पटेल जागरूक नहीं है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जागरूक हो गए, थोड़े जागरूक हो गए तो साहू जी महाराज, और जागरूक हो गए तो महामना रामस्वरूप वर्मा, यादव जागरूक नहीं है तो जय यादव जय माधव, जागरूक हो गया तो पेरियार ललई यादव। मतलब सुई अटकी वहीं है। इस सुई का पैमाना बढ़ाना पड़ेगा, अपनी जागरूकता के लेवल पर और ऊपर जाकर के लेना पड़ेगा। और तीसरा अनुरोध, जब इस तरह के कार्यक्रमों में आ रहे हो, अगर 4 व्हीलर से आ रहे हो, 2 व्हीलर से आ रहे हो, जिस भी साधन से आ रहे हो, तो 5 की 5 सीट और 2 व्हीलर की 2 सीट, दोनों एक जाति के लोगों को कभी बैठा के मत लाना। और 4 व्हीलर में आ रहे हो तो 5 के 5 लोग एक जाति के मत बैठाना। क्यों? जब पड़ोसी को पूछोगे, भैया फ्री में चलना है, ना पेट्रोल लगना है, ना डीजल लगना है, कार्यक्रम में चलो हमारे साथ और हम लौटा करके लाएंगे तुमको, तो हो सकता है 1-2 बार कहने पर कोई पड़ोसी जो तुम्हारी विचारधारा का नहीं है वो कार्यक्रम में आ जाए। लोग कहते हैं कि क्या करें, विकल्प नहीं है, इसलिए समाज एक तरफा हुआ जा रहा है। विकल्प है, बशर्ते तुम विकल्प ट्राई नहीं करते हो। अगर तुम इस तरह के पांडालों में पड़ोसियों को, महिलाओं को, बच्चों को नहीं लाओगे, तो वो तो उन्हीं पांडालों में जाएंगे जो शिवलिंग पर बेलपत्री चिपका के बच्चे को पास करवाएंगे। क्या यह संभव है कि शिवलिंग पर बेलपत्री चिपका के बच्चा पास हो जाए? जानते सब हैं, मानते नहीं है। क्योंकि दरअसल हम महापुरुषों को मानते हैं, महापुरुषों की नहीं मानते। उनने जो लिखा है, किताबों में कहा है, जीवन जिया है, वो मानने को तैयार नहीं है। उनको मानते हैं,
मूर्ति पूज लो। एक सवाल छोड़ता हूं, अभी मुझे याद आया इसी मंच से। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ज्यादा मानती है या सरदार पटेल को? बताइए। मुखर्जी को। सरदार पटेल को ज्यादा मानती है या दीनदयाल उपाध्याय को? दीनदयाल उपाध्याय को। फिर क्या वजह है कि दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ज्यादा ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की लगाई है? क्या वजह है? क्या वजह हो सकती है कि जिस पार्टी की विचारधारा दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाली हो, जिनकी तमाम योजनाएं, जिनके पार्टी के संगठन के तमाम दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, जो उन पर रिसर्च करवा रहे हो, उनके एकात्मवाद का प्रचार प्रसार कर रहे हो, जो नर्सरी की ट्रेनिंग वहीं से दे रहे हो, वो सरदार पटेल की प्रतिमा लगवा रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नहीं लगवा रहे। क्यों? उन्होंने समाज का ट्रेंड समझ लिया। उन्होंने समझ लिया कि नौकरियां दो इनको, हिस्सा दो इनको, प्रिंसिपल बनाओ इनको, कॉलेज का नाम इनके महापुरुषों के नाम पे रख दो। क्योंकि जिस समय हमारे महापुरुषों के नाम चर्चित नहीं थे तो हमारी डिमांड क्या होती थी? भैया छुट्टी दे दो महापुरुष की जयंती पे, इस फलाने स्कूल का नाम रख दो, सड़क का नाम रख दो। सरकारों ने समझ लिया, अच्छा तुम इसी में खोसो, लो मूर्ति ले लो। तुम्हें किसकी मूर्ति चाहिए? तुम्हें झलकारी भाई की चाहिए? अभी तुम कहो बीजेपी से लगवा देगी बहुत बड़ी, बस नौकरी मत मांगना, इस मेडिकल कॉलेज में अपना हिस्सा मत मांगना। इसलिए बदलते वक्त के साथ हम सब लोगों की डिमांड बदल जानी चाहिए। उनसे कहो कि भैया मेडिकल कॉलेज का, स्कूल का, अस्पताल का नाम रख लो तुम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, प्रिंसिपल हमारा दे दो, वहां का प्रोफेसर हमारा दे दो, डॉक्टर हमारा दे दो, रेजिडेंट हमारा दे दो। क्योंकि तुमको यही नहीं देंगे, बाकी सब कुछ दे देंगे। तुम्हें जिसके नाम पर छुट्टी चाहिए, तुम्हें जिस जाति का मुखौटा सामने चाहिए, उसी मुखौटे को सामने ला करके खड़ा कर देंगे। बस तुम्हारा वाजिब हक, अधिकार और हिस्सा नहीं देंगे। इसलिए मैं नेशनल जनमत के वीडियो में अमूमन एक बात कहता हूं कि भारतीय जब मौजूदा सत्ता में, अच्छा ये नहीं कि मैं बीजेपी का विरोधी हूं, जो सामने सत्ता होगी उससे ऐसे ही सवाल करूंगा। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मौजूदा सत्ता में जो पिछड़े दलित समाज के लोग शामिल हैं, वो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, लेकिन सत्ता में नहीं है। लोग इसका मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। सत्ता में होने की हनक क्या होती है, वो योगी जी के सजाती किसी अधिकारी और विधायक की देख लो, समझ में आ जाएगा कि सत्ता में होना क्या होता है और मंत्री होना क्या होता है, विधायक होना क्या होता है, सांसद होना क्या होता है। वो जाकर के बीजेपी में जो तुम्हारे समाज के तमाम मुखौटे बैठे हुए हैं, उनको जाकर के देख लो, अंतर समझ में आ जाएगा कि वो सत्ता में है कि नहीं। सत्ता में होने की हनक अलग होती है और पार्टी में शामिल होने का गुलामी अलग होती है। दोनों चीजों में अंतर समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से विशेष तौर पर अनुरोध करता हूं कि जब आईएएस की लिस्ट आती है तो जाति के आधार पर मत बनाओ कि हमारे जाति के इतने सिलेक्ट हो गए, 42 विधायक हो गए, 11 सांसद हो गए। इन लिस्टों से काम नहीं बनने वाला। दरअसल जब तुम जाति के आधार पर लिस्ट बनाते हो तो कुर्मी की थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, यादव की उससे थोड़ा छोटी हो जाएगी, आसपास की हो जाएगी, मौर्य की उससे और छोटी हो जाएगी, प्रजापति की और छोटी हो जाएगी, कोरी समाज की भी थोड़ी बहुत कहीं लटक जाएगी। तो करना क्या है? और सामने जब लिस्ट बनती है तो वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बनती है। एक वर्ण ब्राह्मण, एक वर्ण क्षत्रिय। तो जब उनकी लिस्ट बनती है तो तुमसे लंबी होती है। इसलिए जब लिस्ट बनाओ तो बहुजन कॉन्सेप्ट के आधार पर, या जिसको अब पीडीए कहा जा रहा है, हमारा वाला पीडीए में तो भाई पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही आता है, बाकी किसकी क्या परिभाषा है वो अपना समझे। तो अगर पीडीए और अल्पसंख्यक और बहुजन के हिसाब से लिस्ट बनाओगे तो तुम्हारी लिस्ट कितनी लंबी रहेगी? उससे लंबी हो जाएगी कि नहीं जो वो बना रहे हैं। लेकिन हम लोग जब सचिवालय में घुसते हैं तो जाति का लेवल देखते हैं। नीरज भाई, अपने लोग कम हैं, मैं कहता हूं कि अपने लोग बहुत हैं। उनको अल्पसंख्यक लगते हैं, मुझे बहुसंख्यक लगते हैं, क्योंकि मैं तो देखता हूं कि हर कमरे में कोई ना कोई प्रजापति, कोई ना कोई विश्वकर्मा, कोई ना कोई निषाद बैठा है। सब हमारे भाई और सब काम करने को तैयार हैं। तुम दिल तो बड़ा करो। तो अगर वीरांगनाओं के, महापुरुषों के रास्तों पर चलना है तो कम से कम, जैसे हमारे बंधु जी ने कहा कि अपने शरीर से 3 निशानियों को हटाने की कोशिश करो। मैं नाम नहीं लूंगा, इशारों में समझ लेना। 1 जिसका बंधु जी ने जिक्र किया था, 2
और 3, इन जकड़नों से मुक्त हो पाओ, तब कहना कि पत्नी नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे और पड़ोसी नहीं मान रहे। और अब एक बात समझ में आती है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी मजबूरियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। उसमें बस एक ये चीज है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो राजनीति में है, अगर इस बात का प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है मंचों से, तब भी वो सम्मान और स्वागत योग्य कदम है। बाकी उनको कहीं बुलाया जाएगा तो मजबूरी होगी कि वो फीता काटने जाएं, कहीं का भी कटवा लो, मजबूरी है। लेकिन विचार, मूल विचार वही रहे और उनका प्रचार प्रसार अपने मंचों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ना किया जाए, उसमें भी हमारी सफलता ही है। अंत में बस मैं एक निवेदन करके बात खत्म करूंगा कि जिन लोगों को यह मंच, यह कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का तरीका पसंद आया, वो लोग अपने मोहल्लों में, पड़ोस में इसी तरह का कार्यक्रम रखें। क्योंकि मैं जातिवादी होकर के भी देख लिया हूं, जब मंचों से बड़े गौर से चिल्लाया जाता है, बड़े जोर से, जाग जाओ कुर्मी छत्री सूरवीरों, जाग जाओ अहीर वंश के खानदान के सूरवीरों, जाग जाओ मौर्य वंश के सूरवीरों, जाग जाओ झलकारी वंश के सूरवीरों। तो इसमें होता क्या है, जो आपके अड़ोस पड़ोस का भाई वहीं साइड में टहल रहा होगा, कोई पानी पिला रहा होगा, कोई टेंट लगा रहा होगा, कोई फूल लगा रहा होगा, तो वो कहेगा कि यार ये जाग गए तो रहते तो हमारे पड़ोस में हैं, इनके खेतों पे काम तो हम ही करते हैं, हमारे इनके अगल बगल के रिश्ते हैं, ये जाग जाएंगे तो उनके खिलाफ तो लड़ेंगे नहीं, तो इनको नहीं जागने देना है, भले ही जिनके जूते खा रहे हैं उन्हीं को जागने दो। इसलिए जाति के आधार पर जगाना बंद कर दो। कहना है तो कहो, जाग जाओ बहुजन वंश के सूरवीरों, जाग जाओ पीडीए वंश के सूरवीरों, जाग जाओ स्वामी ब्रह्मानंद लोधी के सूरवीरों, सरदार पटेल के सूरवीरों और बाबा साहब के सूरवीरों। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, जय जलकारी, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।